अमृतसर की वो तंग और पुरानी गलियां आज भी अपने भीतर इतिहास की उन अनगिनत चीखों को समेटे हुए है, जिन्हें समय की धूल ने दबाने की कोशिश की। साल 2026 की एक शांत और सुनहरी शाम थी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आती गुरबानी की पवित्र आवाज और शाम के सूर्यास्त की लालिमा ने पूरे शहर को एक आध्यात्मिक रंग में रंग दिया था। लेकिन इसी शांति के बीच एक नौजवान अरमान जलियांवाला बाग की उन प्रसिद्ध लाल दीवारों के पास खड़ा था। अरमान एक साधारण सैलानी नहीं था, वह एक प्रशिक्षित इतिहासकार था और उसकी आंखों में शोध की चमक से कहीं ज्यादा एक पुराना दर्द छुपा था। अरमान के पास एक पुरानी और गल चुकी वसीयत थी, जो उसके परदादा ने अपनी आखिरी सांस लेते समय उसे सौंपी थी। उसके परदादा एक सेनानी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चुपचाप बिताई थी। मरते समय उन्होंने अरमान का हाथ पकड़कर केवल एक ही वाक्य कहा था। उन्होंने कहा था कि बेटा, जलियांवाला बाग की उस दीवार के पीछे एक ऐसी ईंट है जो मिट्टी की नहीं बल्कि पीतल की है। वह ईंट केवल एक पत्थर नहीं बल्कि पंजाब के सबसे बड़े और सबसे डरावने सच का दरवाजा है। अरमान को उस समय यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज वह उसी सच की तलाश में वहां खड़ा था। बाग के अंदर पर्यटकों की भारी भीड़ थी। लोग वहां शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे और कुछ लोग केवल घूमने आए थे। अरमान भीड़ से बचकर उस पुराने और गहरे कुएं की ओर बढ़ा, जिसे आज पूरी दुनिया शहीदी कुआं के नाम से जानती है। जैसे ही वह उस कुएं के पास पहुंचा, उसे वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन और नमी महसूस हुई। वह नमी बारिश की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हवा आज भी उन आंसुओं और उस खून को भूल नहीं पाई है जो एक सदी पहले वहां बहा था। अरमान ने अपने परदादा द्वारा बताए गए नक्शे के अनुसार दीवार के एक खास कोने को खोजना शुरू किया। वहां की ईंटें पुरानी थी और उन पर गोलियों के निशान आज भी साफ देखे जा सकते थे। काफी मशक्कत के बाद उसे एक कोना ऐसा दिखा जहां का पत्थर बाकी दीवार से थोड़ा अलग और ठंडा महसूस हो रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा लोहे का औजार निकाला और धीरे धीरे उस पत्थर के ऊपर की मिट्टी को खुरचना शुरू किया। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक बहुत ही तेज ठंडी लहर उसके पूरे शरीर से होकर गुजर गई। अचानक उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। पर्यटकों के हंसने की आवाजें और गाइडों की बातें गायब होने लगी। चिड़ियों का चहचहाना बंद हो गया और सब कुछ एक गहरी खामोशी में डूब गया। अरमान ने हैरान होकर अपना सिर ऊपर उठाया। आसमान का रंग, जो अभी कुछ देर पहले सुनहरा था, अब गहरा खून जैसा लाल हो चुका था। जब अरमान ने अपने सामने देखा तो वह कांप गया। स्मारक और बगीचे गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ नंगी जमीन थी और धूल उड़ रही थी। सामने हजारों लोग जमीन पर बैठे हुए एक सभा सुन रहे थे। वहां औरतें थीं जिनके गोद में बच्चे थे और बुजुर्ग थे जो शांति से वक्ताओं की बातें सुन रहे थे। वहां कोई हथियार नहीं था और न ही कोई हिंसा की बात हो रही थी। अरमान को एहसास हुआ कि वह इतिहास के पन्नों को फाड़कर सीधे 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन के बीच पहुंच चुका है। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े एक नौजवान सिपाही पर पड़ी। वह सिपाही ब्रिटिश फौज की खाकी वर्दी में था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह अपनी भारी बंदूक को नीचे किए खड़ा था और उसका हाथ कांप रहा था। अरमान ने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसके पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है। उस सिपाही ने अपनी भीगी आंखों से अरमान की ओर देखा। वह अरमान के आधुनिक कपड़ों को देखकर हैरान नहीं हुआ, क्योंकि शायद वह खुद भी उस समय एक गहरे सदमे में था। उसने धीमी और कांपती आवाज में कहा कि मेरा नाम ईशर सिंह है। मुझे ऊपर से हुक्म मिला है कि यहाँ मौजूद इन मासूमों पर गोलियां चलानी है, लेकिन मेरा ज़मीर और मेरी रूह गवाही नहीं दे रही। ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इन पर बंदूक कैसे चला सकता हूँ। ईशर सिंह ने अपनी वर्दी के अंदर से एक छोटा सा चमड़े का थैला निकाला और अरमान के हाथों में थमा दिया। उसने कहा कि इस थैले में वो सरकारी दस्तावेज है जो ये साबित करेंगे कि यह हमला कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी।
जनरल डायर ने पहले ही तय कर लिया था कि वह आज यहाँ खून की नदियां बहाएगा। अगर मैं आज यहाँ मारा गया तो दुनिया को कभी यह सच पता नहीं चलेगा। तुम इन्हें बचा लो। तभी अचानक बाग के उस संकरे रास्ते से भारी जूतों की आवाज आने लगी। जनरल डायर अपनी फौज के साथ अंदर दाखिल हो चुका था। अरमान ने देखा कि डायर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक क्रूर शांति थी। उसने बिना किसी चेतावनी के अपनी ऊंची आवाज में हुक्म दिया कि फायर। अगले ही पल एक ऐसी गूंज हुई जिसने अरमान के कानों को सुन्न कर दिया। हजारों गोलियों की तड़तड़ाहट ने बाग की शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सभा में बैठे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार और कराहने की आवाजें हवा में गूंजने लगी। अरमान ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे मासूम बच्चे और औरतें उन निर्दयी गोलियों का शिकार हो रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए उन ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां से गिरकर फिर गोलियों का शिकार बन जाते। अरमान ने देखा कि ईश्वर सिंह ने अपनी बंदूक जमीन पर फेंक दी थी। वह अकेला सिपाही था जो अपनी फौज के खिलाफ जाकर निहत्थे लोगों को अपनी पीठ से ढाल बनकर बचा रहा था। ईश्वर सिंह चिल्लाया कि अरमान तुम भागो, इस सच को इस थैले में जो दस्तावेज है उन्हें आजाद भारत तक पहुंचाओ। अरमान भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसने देखा कि लोग गोलियों से बचने के लिए उस गहरे कुएं की तरफ भाग रहे थे। वह कुआं धीरे धीरे लाशों से भरता जा रहा था। तभी एक गोली अरमान के कंधे के ठीक पास से होकर गुजरी और एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं और धूल छा गई और अरमान की आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब उसकी आंखें खुली तो वह पसीने से लथपथ था। वह वापस 2026 के उसी शांत जलियांवाला बाग में खड़ा था। सूर्यास्त हो चुका था और चांद निकल आया था। उसे लगा कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ की ओर देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ में वही पुराना और मिट्टी से सना चमड़े का थैला था जो ईश्वर सिंह ने उसे दिया था। थैला सदियों पुराना लग रहा था और वह लगभग गल चुका था। अरमान ने कांपते हाथों से उस थैले को खोला। उसके अंदर एक मुहरबंद चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में उन गद्दारों के नाम लिखे थे जिन्होंने डायर को गुप्त सूचनाएं दी थीं, और वो नक्शे थे जो ये बताते थे कि कैसे उस दिन लोगों के भागने के सारे रास्ते जानबूझकर बंद किए गए थे। अरमान ने उस लाल दीवार की ओर देखा जहां उसने ईश्वर सिंह को आखिरी बार देखा था। वहां आज भी उन गोलियों के गहरे निशान मौजूद थे जो ईश्वर सिंह के शरीर को चीरकर निकली होंगी। अरमान को एहसास हुआ कि वह केवल एक दर्शक नहीं था, बल्कि वह इतिहास का एक हिस्सा बन गया था। उसे समझ आया कि इतिहास केवल तारीखों और आंकड़ों का नाम नहीं है। इतिहास उन अनगिनत बलिदानों की धड़कन है जिनका जिक्र किसी सरकारी किताब में नहीं मिलता। उन गुमनाम नायकों की रूह आज भी वहां भटक रही है, जो आजादी का सूरज देखने से पहले ही इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। अरमान ने उन दस्तावेजों को एक सुरक्षित म्यूजियम को सौंपने का फैसला किया ताकि पूरी दुनिया यह जान सके कि जलियांवाला बाग की मिट्टी ने कितनी वफादारी और कितना दर्द सहा है। आज भी जब अमृतसर के उस बाग में तेज हवा चलती है तो वहां रुकने वाले लोगों को इंकलाब जिंदाबाद की एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। अरमान जानता था कि यह आवाज ईश्वर सिंह जैसे हजारों उन वीरों की है जिन्होंने अपनी वर्दी से ज्यादा अपने देश और अपनी मिट्टी से प्यार किया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी आजादी की नींव केवल कागजों पर नहीं रखी गई थी, बल्कि यह उन हजारों मासूमों के खून और ईश्वर सिंह जैसे सच्चे सपूतों के बलिदान पर टिकी है। जलियांवाला बाग आज भी एक स्मारक से कहीं ज्यादा एक जिंदा जख्म है जो हमें हर पल ये याद दिलाता है कि हमारी आजादी की असली कीमत क्या थी और हमें इसे कितनी हिफाजत से संभाल कर रखना है।